हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड सुपर टेट के अंतर्गत इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल कर लिया है, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब रिविज़न के तौर पर हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी मौका आपको मिला है, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसको होने में, क्योंकि अभी जो स्थिति है अभी वो एग्ज़ाम कराने लायक स्थिति नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास का 35 प्रश्न इसमें देखेंगे, जो कि आपके जो सिलेबस में एसएसटी हो या जीएस वाले जो हों उनका स्टार्टिंग से होगा। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, जो इसे आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों का वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फ्रेंड्स, यदि आप लोग टीएसटी पीएसटी जेआरसी नेट जेआरएफ का यदि एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का आप लोग प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने डाल दिया है। जियोग्राफी का आप लोगों को कम से कम 20-22 प्रैक्टिस सेट उसमें मिल जाएंगे, और पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को 80-90 लगभग आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया। वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो है उसको मैंने भी उसमें हल कराया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री का पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऋग्वैदिक काल का समय कब तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का समय कब तक माना जाता है। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना गया है। तो ऑप्शन आपको ये देखिए दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और डी दिया है 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को कब से कब तक माना गया है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए, और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, और लेकिन ऋग वैदिक काल की बात कही गई है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है। 2 नंबर देखिए कह रहा है सप्त संधव के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं थी। ठीक है, सप्त संधव के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं थी। तो ऑप्शन आपके पास सिंधु है, रावी है, ब्यास है, गंगा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सप्त संधव में 7 नदियाँ थी। ठीक है, कितनी नदियाँ थी, 7 नदियाँ थी। तो उन सप्त संधवों में कौन कौन सी नदी है, पहले तो वो जान लीजिए। सप्त संधवों में देखिए आपके सिंधु है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, सरस्वती है। ठीक है, ये 7 नदियां हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो गंगा। ठीक है, ये गंगा सप्त संधव के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न इजी है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, तो वेद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है जानकार, बी है आपका जानना, सी है आपका पढ़ना, डी दिया है ज्योतिष। तो वेद का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है जानना। ठीक है, वेद का जो अर्थ होता है क्या होता है, जानना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है। ठीक है, मैक्स मूलर जो है आर्यों के मूल निवास स्थान को किसे माना है। ऑप्शन ए है पार्थिया, बी है चीन, सी है बैक्टीरिया, और डी दिया है ये मध्य एशिया होगा, मध्य हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसे मध्य एशिया समझ जाइएगा। ठीक है, मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास माना है वह मध्य एशिया को ही माना है। ठीक है, कहाँ पे माना है, मध्य एशिया को माना है। ठीक है, वो समझ कहते हैं कि जो आर्य थे वे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग
प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है ऋग्वेद में राजा को जन का डॉट डॉट बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में राजा को जन का क्या बताया गया है। ए है आपका कुलभ, बी है स्वामी, सी है विस्पति और डी है आपका ग्रामणी। तो ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। क्या बताया गया है? जन का स्वामी बताया गया है। ठीक है, देखिए विश्व का जो मुखिया होता है विस्पति होता है। ठीक है, और ग्राम का ग्रामणी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जन का जो स्वामी राजा को जो जन का बताया गया है स्वामी बताया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन देखिए ए क्या कह रहा है आर्य। ठीक है, आर्य उसके साइड दिया है कबीला, कुल दिया है कुलपति, सभा और समिति दिया है राजा पर नियंत्रण, ब्रह्मार्षि दिया है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्य देखिए आर्य जो क्या है यानी कबीला में लोग रहते थे, ये तो सही है। कुल देखिए कुल जो है कुलपति। ठीक है, कुल का जो मुखिया होता था कुलपति होता था। और सभा और समिति ये राजा पर नियंत्रण करने वाली। ठीक है, ये क्या थी इकाइयाँ थी संस्थाएं थी। ब्रह्मार्षि देखिए ब्रह्मार्षि जो है ये देखिए दिल्ली के आसपास का क्षेत्र नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या होगा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होगा। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसी को कहा जाता है दोआब। ठीक है, तो ये ब्रह्मार्षि जो है ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र देखिए जो ब्रह्मावर्त है उसे कहा जाता है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, बल्कि ब्रह्मर्षि के लिए जो क्षेत्र है वो क्या है गंगा यमुना का क्षेत्र। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका गलत आपको चुनना था। तो ऑप्शन देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर है होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ब्रह्मर्षि। ठीक, कौन सा डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सब एनसीईआरटी के बुक से बनाए गए हैं। ठीक है, हालांकि बुक में है नहीं इस तरह के प्रश्न, उस बुक से बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे गलत नहीं कह सकते क्योंकि एनसीईआरटी में गलत होगा तो भाई सरकारी गलत है, क्योंकि आपका जो बोर्ड होगा ये एनसीईआरटी को ही मान्य करेगा। ठीक है, इस पर आप ऑब्जेक्शन एनसीईआरटी को ही करेंगे। देखिए 7 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सभा और समिति नामक संस्थाएं किसके लिए थी। सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी ये किसके लिए थी। ए है विस्पति, बी है राजा, सी है ग्रामणी और डी दिया है शिव। ठीक है, तो सभा और जो समिति नामक संस्थाएं थी ये आपके राजा के लिए थी। किसके लिए, जैसा कि हमने आगे देखा कि क्या करते थे राजा पे नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राजा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कबीले के सरदार को कहा जाता था। कबीले के सरदार को कहा जाता था क्या, ग्रामीणी, विस्पति या राजन। तो कबीले के सरदार को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स। तो कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजन। ठीक है, जो कबीला का सरदार होता था उसे राजन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राजन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है प्रारंभ में आर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे। ठीक है, प्रारंभ में आर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे। यज्ञ करते थे, भेंट और चढ़ावा देते थे, स्तुति पाठ करते थे या मंत्रों का जाप करते थे। जो प्रारंभ में आर्य थे वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे। तो सबसे पहले वे देखिए स्तुति पाठ करते थे। ठीक है, क्या करते थे स्तुति पाठ करते थे। इसके बाद उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, फिर उसमें भेंट चढ़ावा, ठीक है, मंत्रों का जाप उसमें करना स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले स्तुति पाठ की उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, स्तुति पाठ को। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्तुति पाठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है देखिए फ्रेंड्स ये वैसे जो प्रैक्टिस सेट है ये विशेषकर एसएसटी वाले जो हैं उनके लिए है। जीएस वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीपली प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी यदि पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में गलत विकल्प को चुनिए। निम्न में गलत विकल्प को चुनिए। पहला आपका देखिए क्या दिया है यज्ञ पुरोहित। ठीक है, तो यज्ञ को पुरोहित कराते थे तो ये तो सही है। यज्ञ में महिलाओं की सहभागिता,
ये भी सही है, ठीक है। यज्ञ में क्या होती थी, महिलाओं की सहभागिता भी होती थी। मंत्र, ठीक है, मंत्र पढ़कर बोला जाता था। और नीचे दिया है मंत्र संस्कृत भाषा में थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सही है, मंत्र संस्कृत भाषा में थे, लेकिन मंत्र पढ़कर बोला जाता था, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, गलत विकल्प ही आपको चुना था। मंत्र, देखिए ऋग्वैदिक काल में मंत्रों को पढ़कर नहीं बल्कि मुजबानी उसको बोला था। उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, केवल दूसरे को क्या किया जाता था, बोलकर उसे याद करा दिया जाता था, और वही फिर अगली बार क्या करता था, उसको पढ़कर यज्ञ करवाता था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंत्र पढ़कर बोला जाता था, ये गलत है, जो कि हमको यही चुनना था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा है, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। जो ऑप्शन आपका कौन सा है, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 भागों में। कौन कौन से, तो एक तो आपका ऋग्वैदिक है, एक दूसरा आपका क्या है, उत्तर वैदिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है ऋग्वेद में जन एवं विष का कितनी बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जन एवं विष का कितनी बार उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है 278 एवं 160, बी है 175 एवं 100, सी है आपका 275 एवं 170, और डी दिया है 300 एवं 170। तो 20 और जन जन और 20 के लिए कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो फ्रेंड्स देखिए जन के लिए 275 और 20 के लिए 170 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कितनी बार, 275 जन के लिए, 20 के लिए 170। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कितना आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको याद है तो कितना हो भी कंफ्यूज होंगे कभी नहीं हो पाएंगे, यदि याद है तो, ठीक है। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 275 एवं 170। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है, सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है सभा, विदत, समिति या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीनतम जो संस्था है वो आपकी विदत है। कौन सी है, विदत है, जो कि ऑप्शन बी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदत। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सही जोड़े को चुनिए, यानी सही जोड़ा इसमें से क्या है, बाकी आपके 3 जोड़े गलत होंगे, सही जोड़ा इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो सही जोड़ा इसमें से क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए ए क्या दिया है, कुभू, ठीक है, कुभू कुर्रम, ठीक है, कुभू कुर्रम दिया है। और वितस्ता देखिए झेलम दिया है, विपाशा दिया है रावी, कुभा दिया है चिनाब, ठीक है। यानी कि एक तरफ पूरा नदियों का कह सकते हैं प्राचीनतम नाम है, और दूसरी तरफ आपका आधुनिक नाम है, ठीक है। तो आपका देखिए वितस्ता, वितस्ता जो आपका दिया है, वितस्ता क्या है, झेलम, ठीक है, वितस्ता का नया नाम क्या है, झेलम है। और विपाशा का क्या नाम है, विपाशा को सभी लोग जानते हैं कि व्यास कहा जाता है। और कुभा जो है आपका क्या है, ये काबुल, ठीक है, आधुनिक नाम इसका काबुल रख दिया गया है। तो कुभू जो है कुर्रम, ठीक है, कुभू का कुर्रम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुभू, ठीक है। कुभू को आधुनिक नाम में क्या कहा जाता है, कुर्रम कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर देखिए कह रहा है आरंभ में आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे। आरंभ में कितने आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे, ए 4, बी 5, सी 3 या 2। तो आरंभ में जो आर्य थे वो कितने वर्णों में विभाजित थे, तो वे आपके 4 वर्णों में विभाजित थे। कितने, 4 वर्णों में विभाजित थे। फ्रेंड्स इसमें 4 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 3 हो गया। आरंभ में जो आर्य थे 4 बाद में हुए, ठीक है। इसके बाद जब शूद्र जाके शूद्र नामक जो वर्ड था वो जुड़ा तो वो 4 हुए, लेकिन आरंभ में आपके 3 ही थे, ठीक है, 3 ही थे। वे कौन कौन से थे, राजा थे, पुरोहित थे और अन्य जन थे, ठीक है। क्या थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन थे, ठीक है। जो यज्ञ कराते थे वे अब ब्राह्मण कहलाने लगे, जो मतलब युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाने लगे, और जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आरंभ में 3 ही वर्ड थे। बाद में एक नया वर्ड जोड़ा गया जो कि शूद्र नाम का था, तो इसके लिए 4 हो जाते थे, हो जाएंगे। लेकिन आपका आरंभ की बात कही गई है तो आपके 3 ही होंगे, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से गलत जोड़ा चुनिए, निम्न में से गलत जोड़ा चुनिए। ए देखिए आपका दिया है
नवनीत, नवनीत, और इसके सामने दिया है मक्खन, बी दिया है आपका घृत, घी दिया है, यौ दिया है जौ, और ब्रीही दिया है दही। तो देखिए गलत आपको बताना है, तो ए में जो दिया है नवनीत मक्खन, ठीक है, मक्खन को ही नवनीत कहा जाता है, घृत मतलब घी को कहा जाता है, यौ देखिए जौ को ही कहा जाता है, ब्रीही, ब्रीही दही दिया है लेकिन दही नहीं होगा, ब्रीही का मतलब होता है चावल, ठीक है, क्या चावल होता है, दही के लिए क्या होता है दधी होता है, ठीक है, क्या होता है दधी होता है, तो ब्रीही आपका चावल का होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रीही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है वैदिक कालीन समाज में आर्यों ने जीवन को कितने अवस्थाओं में बांटा था, वैदिक कालीन समाज में आर्यों ने जीवन को कितने अवस्थाओं में बांटा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास दिया है 2 3 4 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। वे अवस्थाएं कौन कौन सी थी चारों, तो पहली जो अवस्था थी ब्रह्मचर्य की थी, क्या थी ब्रह्मचर्य की थी, इसमें क्या होता था कि बच्चा आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, इसमें क्या होता था कि वह अपने पारिवारिक जीवन इसमें व्यतीत करता था। तीसरी अवस्था थी वानप्रस्थ, ठीक है, वे वनों में जाकर क्या करता था तप करता था। और इसके बाद आते हैं सन्यास, इसके बाद जो लास्ट में बचता है वो यानी कि सब के बाद लास्ट में आप सन्यासी बन जाएंगे। तो ये वैदिक कालीन समाज में क्या था, जीवन के 4 अवस्थाएं थी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18, 18 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था, वैदिक वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था, कुल था या परिवार था, या कुल एवं परिवार दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन समाज का जो आधार था वह फ्रेंड्स परिवार था, क्या था परिवार था, ठीक है, क्या था परिवार था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, 19 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है ऋग्वैदिक काल में परिवार डॉट डॉट था, ऋग्वैदिक काल में परिवार किस प्रकार का था, मात्र सत्तात्मक, सत्तात्मक होगा फ्रेंड्स, ये गलत होगा, ठीक है, मात्र सत्तात्मक होगा यहाँ, ठीक है, मात्र सत्तात्मक इसको कर लीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका मातृ सत्तात्मक, बी है आपका पितृ सत्तात्मक, ये सत्तात्मक होगा, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, पितृ सत्तात्मक, और सी दिया है मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार थी वह पितृ सत्तात्मक थी, क्या थी पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पितृ सत्तात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20, 20 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है वेदों में अधन्या, ठीक है, वेदों में अधन्या किसे कहा गया है, वेदों में जो अधन्या शब्द है किसके लिए है ये शब्द, ए है आपका बाघिन के लिए, बी है हिरण के लिए, सी है गाय के लिए, या डी है बैल को। तो जो अधन्या शब्द है फ्रेंड्स यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, किसके लिए गाय के लिए, वेदों में गाय को अधन्या कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर, 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है आर्य किसे दस्यु कहते थे, आर्य किसे दस्यु कहते थे। ए है आपका कृषक को, बी दिया है गाय चुराने वाले को, सी दिया है शूद्र को, या डी दिया है बैल को। तो देखिए आर्य जो होते थे वह जो गाय रखते थे उनकी गाय को जो चुरा लेता था, ठीक है, तो उन्हीं को उन चोरों को ये दस्यु कहते थे, और इन्हीं के बीच में युद्ध होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती जो जो गाय चुरा लेते थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, गाय चुराने वालों को दस्यु कहते थे आर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, 22 नंबर देखिए क्या है, 22 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है ऋग्वैदिक काल के विषय में गलत विकल्प को चुनिए, ऋग्वैदिक काल के विषय में गलत विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन देखिए ए क्या दिया है समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, तो बिल्कुल से ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी जाति व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी, यानी जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं उसका कर्म अच्छा होगा तो वो राजा बनेगा, तो ये तो आपका सही हो गया। बी दिया है सोम आर्यों का मुख्य पेय था, तो ये भी सही है, सोम जो था आर्यों का मुख्य पेय था, यह मुख्य खाद्य पदार्थ था, तो ये भी सही है। अब देखिए अब लास्ट में बचेगा तो समझिए वही होगा, क्योंकि जब तीन सही हो गए गलत चुनना, तो एक तो जो लास्ट बचा उसी को आंख मूंद के सही मार दी। देख लेते हैं क्या है, समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये गलत है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वह अच्छी थी, बल्कि उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में उन्हें यज्ञों में भाग लेने दिया जाता था, ठीक है, उन्हें जाप करने दिया जाता था, लेकिन
उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो स्त्रियों की स्थिति उस समय अच्छी थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर देखिए कह रहा है ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक है, ऋग्वेद में यानी किस नदी को पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है सरस्वती, सी है यमुना या डी है कृष्णा। तो ऋग्वेद में कौन सी नदी है जिसे पवित्र माना गया है, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है वह, तो वह सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी माना गया है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में देवताओं में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो देवताएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है। तो ऑप्शन ए है शिव, बी दिया है ब्रह्मा, सी है इंद्र और डी दिया है अग्निदेव। तो सबसे ज़्यादा महत्व ऋग्वैदिक काल में किस देवता को मिला था, तो आपके इंद्रदेव को, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है गलत मिलान को चुनिए, ठीक है, इसमें गलत आपको ढूंढना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल, तो बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये तो सही हो गया, ठीक है। बी दिया है वैदिक काल से पूर्व की पूर्व लिपि, ठीक है, वैदिक काल के पूर्व की जो लिपि थी चित्रात्मक दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है, चित्रात्मक थी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। और उपनिषद की संख्या 110 इसमें दिया गया, 110 नहीं है, उपनिषदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कमेंट करके कितनी है। तो उपनिषदों की जो संख्या है वे आपकी टोटल 108 है, कितनी है, 108 उपनिषद है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये 110 दिया है तो ये गलत है, तो गलत ही आपको चुनना था, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 110 नहीं बल्कि 108 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर देखिए कह रहा है 26 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल में वर्णों होगा फ्रेंड्स, वर्णों की संख्या उत्तर वैदिक काल में वर्णों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। तो देखिए ये आपके ऋग्वैदिक काल में आपके कितने थे, 3 थे, बाद में आपके जाके कितने हो गए थे, आपके 4 हो गए थे, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल आया है, तो समझिए कि वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ठीक है। कौन कौन से हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ण थे आपके उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न 27, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है उत्तर वैदिक काल के संबंध में गलत विकल्प चुनिए, उत्तर वैदिक काल के संबंध में गलत विकल्प चुनिए। पहला दिया है आपका राजा का महत्व बढ़ गया, राजा का महत्व बढ़ गया, तो बिल्कुल सही है, राजा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था, ये राइट हो जाएगा। बी दिया है संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ये भी सही है, संयुक्त परिवार उसमें थी। सी दिया है राजा का पद वंशानुगत हो गया, तो ये भी सही है, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया था, क्योंकि उसमें ये था कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। इसके बाद डी दिया है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो ये गलत है, ठीक है। ये पशुपालन आपके ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल के लोगों का कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था, ठीक है, क्या हो गया था, कृषि। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन मुख्य व्यवसाय नहीं था बल्कि कृषि था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 नंबर देखिए कह रहा है लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व कहाँ से मिला। देखिए इसे देखिए जो प्रश्न मिलान संबंधी आ रहा है उसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उसमें टॉपिक को इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व कहाँ से मिला, ठीक है। तो देखिए ये भी पूछ सकता है कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिला था, 1000 ईसा पूर्व ऑप्शन में रहेगा, तो आप टिक कर दीजिएगा। तो ये 1000 पूर्व ईसा पूर्व कहाँ से मिला था, ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी दिया है पंजाब। तो कहाँ से मिला था लोहे का सबसे पहले जो साक्ष्य था, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मिला था, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मिला था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है गलत जोड़े को चुनिए। देखिए इसमें भी गलत जोड़े, देखिए इसमें कई कितने आपको 4 ऑप्शन है, तो 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं।
देखिए तो पहला क्या दिया है, सांख्य, ठीक है, सांख्य दिया है, इसमें कपिल दिया है, यानी एक तरफ देखिए इसमें दर्शन दिया है, एक तरफ उनके मतलब रचयिता दिया है, ठीक है, कि कौन किसने लिखा है। तो सांख्य जो है आपका दिया है कपिल, तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। योग दिया है पतंजलि, ठीक है, योग क्या दिया है, पतंजलि, तो ये भी सही है, ठीक है, योग दिया है पतंजलि। पूर्व मीमांसा दिया है आपका क्या, जैमिनी, तो ये भी सही है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। और आपका क्या दिया है, उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा जो है आपका गौतम दिया है, तो गौतम नहीं होगा बल्कि वाद नारायण होगा, ठीक है। उत्तर मीमांसा के रचयिता आपके वाद नारायण हैं। गौतम जो है न्याय के, ठीक है, न्याय दर्शन जो है गौतम ने लिखा है, बल्कि उत्तर मीमांसा के आपके वाद नारायण हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर मीमांसा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आसान सा प्रश्न है, मैंने कुछ आसान से भी प्रश्न इसमें रखे हैं कि ताकि रिवाइज होता रहे। तो ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है ऋग्वेद और डी दिया है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, कौन सा, ऋग्वेद है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय संगीत का मूल, ठीक है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को, या ऋग्वेद को, या अथर्ववेद को। तो देखिए गाई जाने वाली जो गाए जाने वाला जो वेद है आपका कौन सा है, सामवेद, ठीक है। तो इसी को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, किसको, सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है 32 नंबर कह रहा है कि वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या है कितनी, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है। तो जो वेदांग हैं वे हमारे कितने हैं, तो वेदांग हमारे कितने, 6 हैं, कितने हैं, 6 वेदांग हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 6। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कौन कौन से वेद हैं, पहले ये भी देख लीजिए। तो 6 वेदांग कौन कौन से, वेद अलग होते हैं, वेदांग अलग होते हैं, ठीक है। तो वेद कौन कौन से वेदांग हैं आपके, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष है। तो ये आपके 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ऑप्शन सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए गद्य और पद्य की बात आएगी तो ये कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में है, कौन सा वेद आपका, ऋग्वेद है, ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, गद्य और पद्य में ये आपका ऋग्वेद नहीं बल्कि आपका यजुर्वेद है, ठीक है, गद्य और पद में आपका यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद तो आपका केवल क्या है, ये गद्यात्मक है, ठीक है, क्या पद्यात्मक है। और ये आपका यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 34 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है जंत्र तंत्र टोना टोटका की बात किस वेद में कही गई है, जंत्र तंत्र टोना टोटका, इस सब जो बातें हैं किस वेद में इसकी बातें कही गई हैं। ए है आपका सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है आपका ऋग्वेद, डी है अथर्ववेद। तो ये जो जंत्र मंत्र टोना टोटका है ये किस वेद में है, तो ये आपके अथर्ववेद में है, किसमें, अथर्ववेद में इसकी बात कही गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या होगा। इसके बाद आपके लिए जो प्रश्न होगा उससे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 35 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है गलत विकल्प को चुनना है, ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है गलत विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, कौन 4 विकल्प दिए हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, तो सभी लोग जानते हैं कि ये सही है। बी है आपका सबसे प्राचीन होगा, ठीक है, प्राचीन होगा फ्रेंड्स, ये प्राचीन होगा। प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, ये भी सही है। सी है आपका अथर्ववेद में औषधि की बात बताई गई है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, अथर्ववेद में औषधि की बात बताई गई, ये भी सही है। डी है आपका ऋग्वेद की भाषा गद्यात्मक है, तो ये आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है, गद्यात्मक नहीं बल्कि क्या है, ये पद्यात्मक है ऋग्वेद, ठीक है, क्या है, पद्यात्मक है।
यजुर्वेद गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों में है, लेकिन ऋग्वेद क्या है, केवल पद्यात्मक भाषा में है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें 4 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल गई। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ये भी जानकारी मिल गई। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, अथर्ववेद में औषधि की बात। तो इस तरह के इसलिए विकल्प दिए जाते हैं कि ताकि आपको और भी जितनी भी जानकारी हैं आपको कम से कम समय में और कम से कम वर्ड में आपको मिल जाए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद की भाषा क्या है, पद्यात्मक है, गद्यात्मक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये प्रश्न, देखिए प्रश्न आपके लिए, ठीक है, प्रश्न आपके लिए, ठीक है, ये सब प्रश्न जो होंगे आपके लिए है। ये प्रश्न एक ही प्रश्न है, सब नहीं, एक ही प्रश्न है और आपके लिए ये प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया, ठीक है, पुरंदर, ठीक है, ऋग्वेद में पुरंदर, पुरंदर का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। क्या, किले को तोड़ने वाले को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में किसे कहा गया है, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है शिव, दूसरा है आपका इंद्रदेव, और सी दिया आपका अग्निदेव, और डी दिया है ब्रह्मा। तो इन चारों में से किसे पुरंदर यानी किले को तोड़ने वाला कहा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।